हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। सावन भादो का मौसम है, चारों तरफ खुशनुमा हरियाली है और मुझे एक शेर याद आ रहा है। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं गर बुरा ना लगे। लेकिन अगर बारिश का पानी शहर को ही डुबोने लगे तो क्या किया जाए? अगर बारिश का पानी शहर के मास्टर प्लान को ही अपने साथ बहा ले जाए तो क्या किया जाए? समझ गए होंगे आप। हम बात करेंगे आज जल भराव की समस्या की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही पैसे से हम जो टैक्स देते हैं उससे शहर की सड़कों और नालों का निर्माण होता है और पानी का सैलाब हमारे ही पैसे पर पानी फेर देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए विजय फैक्टर में इसकी पड़ताल करते हैं, कुछ शहरों का जायजा लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से, गुलाबी नगर से, जो इन दिनों टूटी सड़कों, गिरे मकानों और उफनते नालों का नगर बना हुआ है। कुछ घंटों की बारिश ने जयपुर शहर का हाल बेहाल कर दिया। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के स्टैचू सर्कल पे। आप देख सकते हैं बारिश कम हो गई है, बावजूद उसके पानी का बहाव कम नहीं हो रहा। क्या हुआ, अचानक ऊपर ले आए आप बस को? बस को ऊपर नहीं, मैं नहीं लेके आया, पानी में तैर करके ऊपर आई है। तो आपके कंट्रोल में नहीं रही बस? पानी के ऊपर तैर करके आई है। के आसपास ये हमारी गाड़ी यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पानी आ गया था। 7 दिन पहले 130 मिलीलीटर बारिश हुई थी, जिसके निशान 7 दिन बाद आज भी देखे जा सकते हैं। सड़कों पर इतना पानी आया कि सड़कें नदी बन गई, नाले उफनते उफनते हाँफने लगे। पानी ने कहीं सड़कों को काटा तो कहीं मकानों में तबाही मचाई। हाईवे पर स्थित लाल डूंगरी बस्ती 7 दिन बाद भी अभी भी मकान मिट्टी में दबे हुए हैं, अभी भी लोग परेशान हैं। उधर मिट्टी निकालने का ठेका सुना है कि जिला प्रशासन ने दे दिया है, यानी मिट्टी से भी कमाई जिला प्रशासन कर रहा है और मुसीबतें यहाँ की जनता को झेलनी पड़ रही हैं। मेरे साथ आपको यहाँ कुछ लोग दिख रहे होंगे, चेहरे पर मायूसी दिख रही होगी। पिछले 6-7 दिन से इनका रोजगार छिन गया है। रोजगार छिना भी नहीं है, रोजगार इनके सामने है, लेकिन मिट्टी में इनका रोजगार दबा हुआ है। ये 1, 2, 3 ऑटो आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर 6 ऑटो हैं। 3 तो दिख भी नहीं रहे हैं, 3 के थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो 1 हफ्ते से ये ऑटो इनके अटके हुए हैं। यही इनका रोजगार का साधन था, यही इससे इनकी घर चलता था, रोजी रोटी मिलती थी। 7 दिन से फिर आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं मिट्टी हट जाए तो निकल जाए तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हट रही है तो हटाएंगे, फिर ऑटो को उठा के ले जाके मिस्त्री को दिखाएंगे, कुछ करेंगे इनका इंतजाम। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार तो कुछ नहीं कह रही है। सरकार के लिए मुआवजे के लिए बोला तो कुछ भी 1 रुपया भी नहीं मिला हमारे को। तो आपका नाम क्या है? डगरू। आपका भी कौन सा ऑटो है इसमें? और लास्ट वाला ऑटो हमारा। हाँ जी। तो वैसे कितनी रोज कितनी दिहाड़ी हो जाती थी? हो जाती सिर्फ 700-800 रुपया। निकल ही नहीं रहा है। आपको पता नहीं कितना दिन और लगेगा, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। नगर निगम वाला एक टिप ले जाता है मिट्टी, इसके बाद सो जाता है आराम से। कल 2 ही टिप मिट्टी निकला यहाँ से। नेताओं की कार फंसती है तो बड़ी बड़ी क्रेन आ जाती है। हाँ, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मान लो इसको क्या मानेंगे? क्या रोजी रोटी कैसे चल रही है? नहीं, हम लोग तो ऐसे खा रहे हैं, इधर उधर करके खा रहे हैं। जैसे आपसे उधार ले लेके खा रहे हैं आपस में। लेकिन अब अगर ऑटो निकल भी जाएगा तो इसकी काम कराने में भी तो काफी पैसा खर्च होगा। हाँ, अभी 20 हजार रुपया में 20-25 हजार रुपया खर्चा है गाड़ी पे। 20-25 हजार रुपया खर्चा है गाड़ी के पर। अभी ये गाड़ी निकाल के ले जाएगा। कम से कम वो पैसा तो सरकार दे। हाँ, वो पैसे सरकार दे दे तो बहुत राहत हो जाए। यहाँ तक कि बारिश ने पिरामिडों के देश मिस्र से लाई गई 2300 साल पुरानी मम्मी को भी नहीं बख्शा, जो मेरे पीछे एल्बर्ट हॉल में रखी गई है। हम इस समय एल्बर्ट हॉल में हैं। 1887 में इसे बनाया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स की
अगवानी के सिलसिले में इसे बनाया गया था और कहा जाता है कि अकाल राहत कार्यों के तहत इसे बनाया गया था। बारिश का बहुत दौर इस दौरान एल्बर्ट हॉल ने देखा है, लेकिन पिछले 7 दिन पहले जो बारिश आई उसकी तबाही के मंजर भी अब एल्बर्ट हॉल देख रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश छोलक हैं, सुपरिटेंडेंट है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के। तो बारिश से कितना नुकसान हुआ? देखिए, 14 अगस्त को जो बरसात आई थी उससे गोदामों में लगभग 4 फीट पानी भर गया था और नुकसान का आकलन करना अभी मेरे लिए बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है जो ऑब्जेक्ट बच सकते हैं उनको बचाना। और इसी कड़ी में सब टेक्सटाइल जो भीग गई थी उनको सबको हमने पहले गैलरियों में लाके एक रस्सी का जाल बना के उनको सुखाना शुरू किया है पंखे ब्लोवर के माध्यम से। और जो चीज़ें सूखती जा रही हैं उनको हमारी महिला कार्मिकों द्वारा एक कपड़े के लेयर के नीचे रखकर हल्की प्रेस करके उसको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद इनके नंबरों का मिलान होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, एक लंबा प्रोसेस है। हमारे गोदाम में जो ज़्यादातर कलेक्शन था वो 19वीं सेंचुरी का था। जो आर्कियोलॉजिकल महत्व की जो चीज़ें थी, जैसे नेचर पेंटिंग है, वो हमने बहुत ऊंचाई पर रखी हुई थी, वो पानी टच नहीं कर पाया है। इजिप्शियन मम्मी या उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट हैं, आर्मरी है, मेटल ऑब्जेक्ट हैं, वो लगभग सब सेफ हैं। लेकिन 81 की बाढ़ में जो चीज़ें ख़राब हुई थी वो सी कैटेगरी की चीज़ें हैं, वो बेसमेंट में नीचे रखी हुई थी ज़मीन पर। उन चीज़ों में काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। वैसे खुशी और राहत की बात है कि बारिश की तबाही से 2300 साल पुरानी मिस्र से लाई गई मम्मी बच गई। तूतू नाम है इस मम्मी का जो आप देख रहे हैं। ये माना जाता है कि मिस्र में एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित एक कन्या थी और 1855 में मिस्र में जो काहिरा का म्यूजियम है वहाँ से इसे यहाँ लाया गया था, उपहार स्वरूप यहाँ लाया गया था। बीच में थोड़ी स्थिति खराब हुई थी तो 2011 में मिस्र से ही विशेषज्ञ बुलाए गए थे और उन्होंने रेस्टोरेशन का काम किया था। वैसे 1981 में भी जयपुर में भयंकर बाढ़ आई थी और तब भी पानी यहाँ एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में घुस गया था और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ इसको 2-2 फीट ऊंचा किया गया था। नीचे के तल पर जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं उनको पूरी तरह से बंद किया गया था, लेकिन ये जो सावधानियां बरती गई थी ये शायद इतनी पर्याप्त नहीं थी। अब नए सिरे से नई कवायद करने की जरूरत है। एक ही बारिश ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। 200 से ज्यादा शिकायतें आई। इस तरह की शिकायतें, कहीं ऑटो दब गया, कहीं गाड़ी दब गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई मकान टूट गया, कहीं गाद मिट्टी भर गई, जैसे यहाँ गाद मिट्टी भरी हुई है इसे निकालने का काम चल रहा है। कहीं मकानों के गिरने की शिकायत आई, कहीं सड़कों के कटने की शिकायत आई, कटाव की शिकायत आई, 50,000 से मिट्टी के बोरे भरे गए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हर शहर का एक मास्टर प्लान होता है, उस मास्टर प्लान का क्या हुआ? हर शहर को लेकर एक टाउन प्लानिंग होती है, उस टाउन प्लानिंग का क्या हुआ? शहर का विस्तार हो रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, इन समूची चीजों को टाउन प्लानिंग में, मास्टर प्लान में शामिल किया जाता है, उसके हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है और प्रशासन अपनी तरफ से इस बारिश को बहुत बड़ी बारिश बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की बहानेबाजी कर रहा है। ऐसा क्या अलर्ट जारी नहीं कर पाया? तभी तो बच गए सारे। अलर्ट नहीं होते तो आदमी पता नहीं क्या हो जाता। अलर्ट बिल्कुल सबको सूचना, चूंकि सुबह से बारिश हो रही थी, सबको पता ही था। और ये जो क्षेत्र आप विजिट करके आइए, उसमें एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ ये लोग बसे हुए, पानी निकलने का स्थान ही नहीं है। तो अल्टीमेटली पानी तो कहीं से निकलेगा ही। अब लोगों ने वो रास्ता भी रोक लिया है, तो इसके लिए ड्रेनेज प्लान वगैरह, जेडीए वगैरह देख रहे हैं इस संबंध में जो क्या कार्रवाई की जा सकते हैं। हम तो क्या है कि इसके होने के बाद रिलीफ ऑपरेशन थ्रू जेडीए एंड नगर निगम जो संचालित करते हैं और उनके माध्यम से हमने तत्परता से काम किया, उसमें कोई बात ही नहीं। इसीलिए तो कोई जन हानि इस रूप में नहीं। तेजी से जो बारिश हुई है इसको बड़े एंजॉय के रूप में लेना पड़ेगा। राजस्थान को बारिश की जरूरत है और यहाँ बाढ़ भी आ जाए तो भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हर आदमी को जब प्राकृतिक आपदा आती है आगे निकलकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के भरोसे, सरकारी कर्मचारी के भरोसे पानी से नहीं लड़ा जा सकता। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ राजस्थान का हर बांध भर जाए। ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल राइवली की नहीं है, ये जिसमें राजस्थान का भला होगा। तो अच्छी बारिश हो रही है, इससे बड़ा सुखद भविष्य कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सीधे चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। बारिश में दिल्ली की क्या पहचान है? मिंटो ब्रिज, उसके नीचे डूबी हुई या अर्ध डूबी हुई डीटीसी की हरी या लाल रंग की बस। हर साल बारिश आती है, हर साल डीटीसी की बस डूब जाती है। हर साल बारिश आती है, हर साल बारिश से पहले कचरा उठाया जाता है, नालों की सफाई होती है, लेकिन हर साल नालों की जो सांस है
वो उखड़नी शुरू हो जाती है बारिश के चलते। हर साल पानी सड़क पर उधम मचाने लगता है, ट्रैफिक को जाम कर देता है, लोगों की मुसीबतें बढ़ा देता है। दिल्ली में ऐसे 80 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां हर साल बारिश का पानी भरता ही भरता है। ये दिल्ली के आउटर रिंग रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्य सड़क होने के बावजूद इस तरह का जल भराव है, जिसके चलते पूरी सड़क पर अभी पानी भरा हुआ है और पीछे काफी लंबा जाम लग गया है। कई गाड़ियां जो है वो इस वजह से खराब भी बंद पड़ जा रही हैं, जो इस पानी में से निकल रही हैं। आपकी क्या सर गाड़ी बंद पड़ गई है? क्या ये पानी में से निकाल रहे हैं? पानी में से निकाल रहे हैं। बहुत ज्यादा पानी भर गया है यहाँ पर? जी मैम, बहुत ज्यादा पानी है। तो आप पैदल इसीलिए उतर गए? हाँ, साइकिल चल नहीं पा रही थी, इतना पानी है। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली की बदहाली की तस्वीर देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद के पुल प्रहलादपुर इलाके में। बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति देखिए। डीटीसी की बस पूरी डूबी हुई है। पिछले कई सालों से जब भी बारिश होती है, कुछ घंटे की बारिश के बाद इसी तरीके से जल जमाव हो जाता है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे से इस तरीके से पानी जमा है। सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको 2 ट्रक नजर आएंगे जो आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं, और इसके अलावा स्थानीय लोगों के मुताबिक कई और छोटी गाड़ियां, खासतौर पर कारें हैं जो पानी के नीचे हैं, पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। ये जो ट्रक है, इस ट्रक में हरी सब्जी है और ट्रक के ड्राइवर हमारे साथ हैं। ये बताइए कब से है आपकी ट्रक? सर सुबह से फंसी हुई है सर। अच्छा जी, रात के 12 बजे से। कैसे बंदा जाएगा पार करके? ये 20 साल हो गए यहाँ पे ऐसी सिलसिला चलते हुए। यहाँ पे बस धर्मों के नाम से वोट लिया जाता है और वोट दिया जाता है। तो आपने आम आदमी से लेकर खास आदमी से सुना कि कैसे वो किस वजह से बारिश से, पानी से नाराज है। वैसे बारिश और पानी से उसकी नाराजगी इतनी नहीं है जितनी राज्य सरकार से है, जितनी 3 एमसीडी से है, जितनी एनडीएमसी से है, जितनी पीडब्ल्यूडी से है, जितनी दिल्ली जल बोर्ड से है, जितनी इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से है, जितनी किसी अन्य विभाग से है जिसका काम बारिश से सीधे जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर उस सिस्टम से लोग खफा हैं जो लोगों के टैक्स से मिले पैसों का लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करने का दावा करता है। नगरीय विकास मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि दरअसल अभी हमने जिन संस्थाओं का, जिन विभागों का नाम लिया, उनमें आपसी समन्वय, आपसी तालमेल की बेहद कमी है। जब कई एजेंसीज है तो उसके कारण आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था, लेकिन अब उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो कहा है, वो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के लिए जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की एक अध्यक्षता में अब लगातार होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। जनता की परेशानियां अपनी अलग जगह हैं, तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मजबूरियां अपनी अलग जगह हैं। दरअसल जल निकासी का मास्टर प्लान दिल्ली का 1956 का है। उस समय दिल्ली की आबादी 45-46 लाख हुआ करती थी। अब 64 साल बाद यानी 2020 में दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है, लेकिन मास्टर प्लान वही 64 साल पुराना चल रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि दिल्ली की बारिश की पानी को करीब 22 नाले 1956 में भी झेल रहे थे, और अभी भी बारिश के पानी को 22 नाले ही झेल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस बीच दिल्ली का कितना विस्तार हुआ है, कितना पानी इन नालों के माध्यम से जाने लगा है, और नाले किस दौर से गुजर रहे होंगे। हमें याद है कि 1911 में जब नई दिल्ली बन रहा था तो साइट इसकी किंग्सवे कैंप में, जो जहांगीरपुरी के पास में, मॉडल टाउन के पास में, वहाँ पे नींव हुई थी। जब आर्किटेक्ट्स आए एडविन ल्यूटिन्स, उन्होंने कहा साहब ये साइट बिल्कुल सूटेबल नहीं है, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे फ्लड आएंगी, हमेशा पानी इकट्ठा होगा और मक्खी मच्छर का डर होगा। तो ये साइट रायसीना पे शिफ्ट की गई। तो जब हम टाउन प्लानिंग करते हैं तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहे। तो अब ट्रेजेडी ये हो रही है कि हमने 1739 कॉलोनीज अनाउंस कर दी हैं, लेकिन उसका कोई ड्रेनेज प्लान नहीं बनाते। दूसरे जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उससे क्या होता है कि डिगिंग हो रही है, नीचे भी सड़क है, ऊपर भी एक फ्लाईओवर बन गया है और उसका कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है।
तो एक तो बेसिक ये, दूसरा ये कि जो ड्रेनेज का व्यवस्था है दिल्ली में, ये 10 संस्थान की जिम्मेदारी है। इनका कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं होता, सब अपना अलग अलग करते हैं। और चौथी समस्या है कि हम इंजीनियरिंग में बहुत कन्वेंशनल सिस्टम बना रहे हैं। तकनीक आधुनिक होती जा रही है, लेकिन शहर प्राचीन काल में ही जी रहे हैं, ये जानना ही अपने आप में बड़ा तकलीफदेह है। कुल मिलाकर दिल्ली में ड्रेनेज प्लान आखिरी बार 1976 में बना था, उसके बाद से उसमें रत्ती भर भी विस्तार नहीं हुआ है। दिल्ली के जानकारों का कहना है कि 4-5 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से दिल्ली में जल भराव की समस्या पैदा होती है। एक, पर्याप्त संख्या में पंप नहीं है जो जल निकासी कर सकें। 2, नालों की सफाई और सड़क किनारे जमी मिट्टी को हटाने का काम कोरोना के कारण प्रभावित हुआ। 3, जल भराव को रोकने के लिए अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर सामूहिक रूप से कोई योजना नहीं बनाई। 4, ड्रेनेज मास्टर प्लान में निचले इलाकों के लिए डिजाइन में परिवर्तन का सुझाव दिया गया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब इन सब के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार के विभाग हैं या फिर राज्य सरकार के विभाग हैं, लेकिन खामियाजा तो आम जनता को ही उठाना पड़ रहा है। 7 गाड़ियां गिरी हैं, 7 गाड़ियों के ऊपर गिरी है। बेसिकली ये जो दीवार थी ये पहले 4 फुट की थी, ना इसमें डीपीसी डली हुई है और 150 फुट की ये दीवार है। टेक्निकली हर 10 फुट के बाद एक पिलर होना चाहिए, ना इसमें पिलर है। ये 3 फुट की दीवार 12 फुट की हो गई, फिर उसके ऊपर रेलिंग लगा दी, फिर उसके ऊपर ये वायर लगा दी, तो इतना जो इसके ऊपर वेट हो गया है, तो वो वायर वॉल तो गिर रही थी। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद की, नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा की, जहां सब कुछ पानी ही पानी है। खासतौर से गुरुग्राम की बात करें, जो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग छूता हुआ है, जो नेशनल हाईवे 8 पर पड़ता है, जो दिल्ली को जयपुर फिर और आगे मुंबई से जोड़ता है, जहां मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े भव्य दफ्तर हैं। गुरुग्राम में बारिश आते ही पानी सड़कों पर अटखेलियां करना शुरू कर देता है, ट्रैफिक को रेंगने पर मजबूर कर देता है, जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। यहां देखिए कैसे भारत सरकार गले तक डूबी हुई है बारिश के पानी में। इस बीच ट्रैफिक सुधारने के लिए राजीव चौक पर अंडरपास भी बना, लेकिन बारिश के पानी ने इन अंडरपासों में शरण ले ली और शहर की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी। वैसे देखा जाए तो गुरुग्राम में 80 ऐसे स्थान प्रशासन ने ही चिन्हित किए हैं जहां बारिश का पानी भरता है। इन 80 में से 37 स्थान तो ऐसे हैं जहां कम बारिश में भी पानी भर जाता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा चिंता ऐसे स्थानों की नहीं की गई जब दिल्ली और गुरुग्राम में भारी बारिश हुई। मैं जहां मौजूद हूं वो कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, बल्कि हरियाणा की कमर्शियल कैपिटल कहलाए जाने वाली गुरुग्राम के राजीव चौक के नजदीक मौजूद अंडरपास है। 2 दिन पहले बारिश हो रही थी, गुड़गांव में जगह जगह पर जल जमाव हो गया था, लेकिन निकासी अभी तक नहीं हो पाई है। पिछले दिनों गुरुग्राम में 4 घंटे में 120 मिलीलीटर बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि सड़कें नालों में तब्दील हो गई और बादशाहपुर जैसा नाला भी इतनी भारी बारिश को झेल नहीं पाया, वो भी उफनने लगा। वैसे हरियाणा सरकार ने बादशाहपुर नाले को चौड़ा करने के लिए 300 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत की थी, जो सिर्फ कागजों में ही अभी तक है। इस योजना के तहत पहले चरण का काम 2019-2020 में पूरा हो जाना चाहिए था। 158 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से रखे गए थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी पहले चरण का काम शुरू भी नहीं हुआ है। जाहिर है कि जब इतनी बारिश होगी और राज्य सरकार की तरफ से इतनी लापरवाही बरती जाएगी तो खामियाजा तो जनता को ही उठाना पड़ेगा। गुरुग्राम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये अरावली की पहाड़ियों के साए में बना हुआ है। 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से गुरुग्राम घिरा हुआ है। दिल्ली की सतह से जो गुरुग्राम का इलाका है वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 290 मीटर है, लेकिन नजफगढ़ की ऊंचाई समुद्र तल से सिर्फ 200 मीटर ऊपर है। कुल मिलाकर 90 मीटर का जो ये फासला है, उसकी वजह से अरावली की पहाड़ियों पर जो पानी गिरता है वो सीधा गुरुग्राम के निचले इलाकों में आ जाता है। लेकिन इस समस्या को अंग्रेजों ने समझ लिया था
और पानी रोकने के लिए छोटे छोटे 100 बांध बनाए थे। इन्हें चेक डैम भी कह सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि गुड़गांव का विकास होता गया, बड़ी ऊंची चमत्कार इमारतें बनने लगी, गुड़गांव का नाम भी बदलकर गुरुग्राम हो गया। लेकिन अंग्रेजों के समय के 100 बांध धीरे धीरे रख रखाव के अभाव में टूटते चले गए, कमजोर पड़ते चले गए। जरूरत इन बांधों के निर्माण की है, उन्हें फिर से पक्का करने की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुग्राम में 2017 से पहले शहरी विकास प्राधिकरण ही नहीं बना था। 2017 में पहली बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया, यानी गुरुग्राम वास्तव में ग्राम ही रहा, एक गांव ही रहा। कुल मिलाकर पानी के प्राकृतिक बहाव में या तो चौड़ी सड़कें बना दी गई या फिर ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई। इससे अरावली का पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो गया। जाहिर है जब पानी बहता है तो अपने लिए रास्ता बना ही लेता है, तो गुरुग्राम में बारिश का पानी ऐसा ही कर रहा है। मानसून की बात हो और मुंबई का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मानसून का मतलब है मुंबई में जिंदगी का थम जाना, आर्थिक राजधानी का थम जाना, लोकल ट्रेनों का थम जाना, सड़कों पर जाम लगने से वाहनों का थम जाना। मुंबई में ही बॉलीवुड है और टिप टिप बरसा पानी गाती गायिका को पर्दे पर देखना सब पसंद करते हैं। लेकिन जहां तक हकीकत की दुनिया की बात है तो बारिश एक मुसीबत से कम नहीं। क्या विडंबना है, शहर एक बारिश नहीं झेल पाते, बाढ़ में गांव बह जाते हैं। बाकी बारिश पर बयानबाजी करते करते पूरा मानसून गुजर जाता है, पानी धीरे 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 उतर जाता है और सर्दियों का इंतजार करते हम लोग धूप दिखाने लगते हैं रजाइयों और कंबलों को। खैर, हम मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 6 बजे और बात करेंगे किसी नए विषय पर। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज।